Hello and welcome back to the second lecture of the real analysis. लास्ट लेक्चर में हमने सेट के बारे में स्टार्ट किया था और बेसिक देखे थे. लास्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे वो था ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर, राइट. तो ऑर्डर पेयर के बारे में बात करते हैं. मान लो हमने दो सेट लिया ए और बी. तो ऑर्डर पेयर को हम लोग ए क्रॉस बी से दिखाते हैं और वो कुछ इस तरह का दिखता है. ए कमा बी वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी. अब इसके कहने का मतलब क्या है. सपोज ए जो है मैंने लिया 1 2 और बी सपोज मैंने लिया x और y. तो ए क्रॉस बी का यहाँ पे मतलब होता है कि पहले ए का एलिमेंट है फिर बी का एलिमेंट है. तो पहले ए का एलिमेंट लो फिर बी का एलिमेंट लो. एक पेयर बना. फिर पहले ए का एलिमेंट लो फिर बी का एलिमेंट लो. दूसरा पेयर बना. फिर ए का एलिमेंट लो बी का एलिमेंट लो. तीसरा पेयर बना. ए का एलिमेंट लो बी का एलिमेंट लो. चौथा पेयर बना. ठीक है. तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ इस तरह का सेट दिखता है. ये भी एक तरह का सेट है. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं 2 और इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं 2 और ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट हैं 4. तो हम बोल सकते हैं जो कार्डिनैलिटी है ए क्रॉस बी की वो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी के बराबर है, राइट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब हमने दो सेट के लिए पढ़ा है. अब एग्ज़ाम में दो सेट के लिए तो नहीं आएगा तो इसको जनरलाइज करने का ट्राई करते हैं. ठीक है. चलो इसी कंसेप्ट पे बेस है, बस उसको हमें जनरलाइज करना है. ठीक है. ओके. सो कलर चेंज करते हैं थोड़ा. अब हम क्या कर रहे हैं A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस AN. हमने यहाँ पे क्या किया n सेट ले लिया. टोटल कितने सेट हैं हमारे पास n सेट्स. ठीक है. और जैसे समेशन का मतलब क्या होता है एडिशन. तो अगर कैपिटल पाई लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन. तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है i इक्वल टू 1 to n ai. इस पाई का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और 1 से लेके n तक जो हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. तो सेट में कैसे लिखेंगे इसको a1 का एलिमेंट a2 का एलिमेंट और an का एलिमेंट जहाँ पर ai कहाँ है कैपिटल AI में बिलोंग करते हैं, राइट. ना यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, फिलहाल के लिए याद रखो, बाद में मैं बताऊंगा इसका यूज़ क्या है. ये Rn कैसा दिख रहा है. Rn का मतलब होता है n टपल्स. ठीक है. ये होता है n टपल्स. अब कार्डिनैलिटी की बात करते हैं. जैसे इसकी कार्डिनैलिटी कैसी थी कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस बी इज कार्डिनैलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ b. तो अगर इसकी कार्डिनैलिटी की हम बात करें लाइक कार्डिनैलिटी ऑफ i इक्वल टू 1 to n ai की बात करें तो सबका प्रोडक्ट ही लेना है एक तरह से. तो और इस एक एक का कार्डिनैलिटी हमें निकालना है और प्रोडक्ट करना है. ठीक है. तो ये हो गया एक n सेट के लिए. चलो फिर अभी इसको इनफाइनाइट पे एक्सटेंड करते हैं. ये सब आप लिखते जाओ अब साथ साथ. ठीक है. मान लो कि a1 क्रॉस a2 क्रॉस ऐसे चलते आ रहा है. तो बेसिकली ये क्या है i इक्वल टू 1 to infinity ai है और विच इज़ नथिंग बट a1 a2 और ai कहाँ पर है कैपिटल ai में. ठीक है. अब ये जो है ना ये एक सीक्वेंस कैसा दिख रहा है. सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे तो मैं रिलेट करूँगा. सीक्वेंस कैसा होता है एक्सन थोड़ा सा आइडिया तो आपको होगा ही. और ये कैसा दिखता है x1 x2 डॉट 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 ऐसे चलते रहता है. तो उसको मैं रिलेट करूँगा बाद में. अब अगर हम इसकी कार्डिनैलिटी की बात करें i इक्वल टू 1 to infinity ai तो ये बेसिकली कुछ नहीं है i इक्वल टू 1 to infinity ai के बराबर ही है, राइट. तो इसको आप जो है सारे पॉइंट्स को लिख लो. इस पे ऊपर क्वेश्चंस बने हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा चीज़. इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में. 4.75 के भी बने हैं CSR नेट में. तो आप इसको लिख लो. ठीक है. नाउ
जो नेक्स्ट थिंग है वो अब आता है फंक्शन। मैं यहाँ पे एक फंक्शन का बेसिक बताता हूँ। फंक्शंस के बारे में और भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ जितना हमारा यूज़ है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप याद रखोगे और कुछ चीज़ें हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, मान लो कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, और दोनों कैसे हैं, नॉन एम्पटी। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया कहाँ से, ए से लेके बी तक में। तो ए को हम लोग बोलते हैं कि ये है डोमेन, और बी क्या है, को डोमेन। जनरली हम लोग इसको रेंज बोल देते हैं, बट एक को डोमेन है, ठीक है, रेंज नहीं है बी। अब ये दिखता कैसा है, तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका फंक्शन एफ। तो जो रेंज होता है ना वो यहाँ पर होता है, इसके अंदर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज ऑफ एफ, या तो एग्जाम में लिख के आता है एफ ऑफ ए बोले तो डोमेन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, और यहाँ पर मान लो कि ये 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, और फंक्शन मैंने डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर। तो जब मैंने 1 डाला तो ये कहाँ चला गया, 1 पे। जब मैंने 2 डाला तो ये कहाँ चला गया, 4 पे। बाकी 3 और 5 तो बच गए। तो फंक्शन का जो रेंज है, मतलब एफ ऑफ ए, वो ये एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो रेंज होता है ये सबसेट होता है किसका, बी का। बी मतलब क्या, को डोमेन, ठीक है। ओके, नाउ इक्वल भी हो सकता है किसी केस में। सपोज अगर मैं ए को ले लेता हूँ ए, और ये बी, यहाँ पे 1 2, यहाँ पर 1 4, और एफ डिफाइन किया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो 1 4 मिल गया ना। तो इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन और डोमेन, रेंज जो है कोडोमेन के, ठीक है। बट देखो, अगर कभी भी कोडोमेन जो है अगर वो सबसेट हो गया रेंज का, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है। बट अगर ये कहीं लिखा है कि ये जो रेंज है वो इस कोडोमेन से बड़ा हो गया, तब वो फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है, कि हर एक एलिमेंट एक इमेज हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ से मतलब बेसिकली कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। ये सब वैसे तो बेसिक है, आपको पता होगा, बट स्टिल थोड़ा सा इसको और सीखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर है ए, अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पर है बी, डेल्टा ईटा सीटा एप्सिलॉन ईटा। तो फंक्शन का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मुझे बी में मिले, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि मान लो कि अल्फ़ा डेल्टा से कनेक्टेड है और बीटा जो है एप्सिलॉन से कनेक्टेड है, और मैंने इस गामा को छोड़ दिया, तो क्या ये फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक मुझे एलिमेंट मिलना चाहिए कोडोमेन के अंदर, लेकिन गामा तो छूट गया यहाँ पर। तो बेसिकली देखा जाए लॉजिकली तो यहाँ से हर एक एलिमेंट से एक लाइन निकल के यहाँ पर जानी चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको इससे मैच कर दिया तो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं छूटा, सबका मिल गया। अगर सपोज इसी को मैंने इससे मैच कर दिया तो भी ये फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं छूटा, और यहाँ पे तो छूटना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंज हो जाएगा जो कि कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा, राइट। नाउ सपोज ऐसा कुछ कर दिया हमने, ये गया यहाँ पर और ये गया यहाँ पर। अब ये क्या चीज़ है, और मान लो कि ये गया यहाँ पर। अब कोई बंदा बोलेगा यार ये तो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ से भी लाइन है, यहाँ से भी लाइन है, यहाँ से भी लाइन है।
बट समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दो लाइन है। जो डेफिनेशन है फंक्शन का वो बेसिकली इतना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन। अब ये यूनिक तो नहीं है ना, इस एक गामा के लिए मुझे दो मिल रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज नॉट द फंक्शन। ऑलराइट, ओके, तो आई होप फंक्शन का ये बेसिक समझ में आया होगा। अब ग्राफिकल मतलब क्या है फंक्शन का? ग्राफिकली होता है कि वर्टिकल लाइन शुड कट द ग्राफ वंस, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है? सपोज एक ग्राफ है कुछ ऐसा है और एक ग्राफ है सपोज ऐसा है। अब देखो वर्टिकल लाइन एक बार कट करना चाहिए, तो अगर मैंने ये ऐसा कट किया तो ये तो दो बार कट हो गया, तो दिस इज़ नॉट द फंक्शन। क्यों? बिकॉज एक x के लिए डोमेन है ना ये x, तो एक x के लिए देखो दो मिल रहे हैं हमें y, बेसिकली ये केस हो रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर कहीं भी वर्टिकल लाइन खींचो तो एक ही मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है, राइट। तो आई होप ये बेसिक डेफिनेशन जो है फंक्शन का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग फंक्शन में इतना ही याद रखो, और इसके बाद हम और भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में हमें बस इतना याद रखना है फ़िलहाल के लिए, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। ओके, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको निकाल के पढ़ते जाएंगे। तो अभी पढ़ा दूंगा तो फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा बाद में, तो इसलिए मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ, ओके, दो टॉपिक और पढ़ा देता हूँ ताकि, क्योंकि उसका यूज़ है फंक्शन में। तो पहला है 1 या फिर उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या है 1 इंजेक्टिव फंक्शन? क्या है? बेसिकली अगर ग्राफिकली देखा जाए तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ना ग्राफ को ना एटमोस्ट एक बार कट करना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे वर्टिकल लाइन कट कर रहा था ना यहाँ पर, तो फंक्शन नहीं होता था, तो वैसे अगर ऐसा कुछ है, अगर एक ग्राफ है ऐसा है, तो आगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचा, अब देखो इसने ग्राफ को दो बार कट कर दिया, तो दिस इज़ नॉट 1 अगर मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया, ये इस हॉरिजॉन्टल खींचा, इसने कट कर दिया, तो दिस इज़ 1 तो ये ग्राफिकल मीनिंग हुआ, ठीक है। अब आते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन वाइज मीनिंग क्या है। तो डेफिनेशन वाइज कुछ ऐसा है कि जो देखो एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने ए से लेके बी तक, ये क्या है? डोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। तो अगर मैंने f ऑफ सपोज x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिया, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए x1 इक्वल टू x2। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ से मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाए और अगर वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर मिल रहा होगा एलिमेंट वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसे समझा जाए तो ये है ए, ये है बी, यहाँ पे मान लो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, 1 2 3 4। तो 1 का मतलब क्या है ना कि या तो अगर पहला डेफिनेशन तो ये है कि अगर यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट इक्वल है तो उनका करस्पॉन्डिंग x यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। मैं इसको x और इसको y लेके चल रहा हूँ। और जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 दिस विल इम्प्लाई f ऑफ x1 विल नॉट बी इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये हम इस साइड से जा रहे हैं और ये डेफिनेशन जो है वो इस साइड से आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट मैं लेता हूँ तो उसका जो इमेज है वो भी डिफरेंट बनेगा। और इसके हिसाब से क्या था, अगर दो इमेज सेम होंगे
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। और अगर ऐसा देखना हो हम क्या बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट से एक लाइन यहाँ पर जाना चाहिए यूनिक एलिमेंट के पास। जैसे यहाँ पर ये हो गया, 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 तो ये 1 1 है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हुआ है। देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। सपोज अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, यहाँ पर 5 ले लूं, अब क्या ये 1 1 है? तो हाँ, यस। क्यों? अब इससे हमें थोड़ी ना मतलब है, हमें मतलब है कि यहाँ से हर एक एलिमेंट यूनिक के पास जा रहा है कि नहीं, और अगर इन दोनों में दोनों सेम है तो यहाँ पर है। तो बेसिकली ये कवर होने चाहिए और वो यूनिक एलिमेंट पे कवर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर छूटा उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 1 1। अब बेसिक डेफिनेशन है, इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए समझ लो क्योंकि काम आएगा अभी आगे के जो भी हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा 1 1 की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए पढ़ाया। दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव। अब ग्राफिकली मतलब देखा जाए, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को एटलीस्ट एक बार कट करना चाहिए। उसमें क्या था, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक बार या तो बिल्कुल नहीं, और इसमें क्या है कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है तो ये 1 1 नहीं है बट ये 1 2 है, क्योंकि कम से कम एक बार तो हो गया। अब उससे ज़्यादा भी हो सकता है तो 2 बार हो गया। तो ये ग्राफिकल डेफिनेशन हो गया, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन क्या बोलता है कि मान लो कि एक फंक्शन है f जो कि a से b में है, तो फॉर ऑल b बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 a बिलोंग टू a सच दैट f ऑफ a इक्वल टू b। मतलब अगर ये a है, ये b है, तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। अब कम से कम एक एलिमेंट का मतलब क्या है? देखो इसको जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, क्या फंक्शन है? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन निकल रहा है एक बार में। अब देखो कम से कम एक एलिमेंट, तो इसके लिए कम से कम एक एलिमेंट है यहाँ पर, इसके लिए भी कम से कम एक तो है, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये ऑन टू हो गया, ठीक है। दिस इज द ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ओके, ये बेसिक याद रखो बस। अब लास्ट जो है वो आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 जो हो और ऑन टू भी हो। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? बाइजेक्टिव। और भी जो भी फंक्शन है, मैनी वन हो गया, इनटू हो गया, कंपोजिशन हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, बट अभी के लिए इतना ही याद रखो बस, राइट। ओके, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काउंटेबिलिटी। हर साल इसमें से क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी के साथ, ठीक है। अब काउंटेबिलिटी पे जाने से पहले एक दो डेफिनेशन हमें पता होने चाहिए। तो पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। फिलहाल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ये मैं एक ही बार में ख़त्म करना चाहता हूँ और ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो कर लो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।